जी, नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही होंगी। हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं, उनका नोटिफ़िकेशन आ चुका है, आप सभी को पता है। ईएसआईसी की वैकेंसी आने वाली है, मतलब एक ईएसआईसी वैकेंसी जो है, वो भी अनाउंस कर दी गई है। और हम बात करें कि डीएसएसबी की आपकी ऑलरेडी हो चुकी है और नॉट सेट 6 का भी नोटिफ़िकेशन आ चुका है बच्चों। तो बस आपको अपनी पढ़ाई में जुट जाना है, अच्छे तरीके से क्वेश्चंस आंसर करने हैं, अच्छे-अच्छे टॉपिक्स को पढ़ना है, हाई हील टॉपिक्स को पढ़ना है। आगे बात समझ में? तो आप सभी को अपनी जो पढ़ाई है वो एकदम लेवल पे रखनी है, पीक पे रखनी है। ये जो मौका है, ये मौके बार-बार नहीं आते हैं जीवन में, ध्यान रखना इस चीज़ का। कुछ मौके जो होते हैं वो जीवन में बार-बार नहीं आते हैं, बार-बार चीज़ें नहीं होती हैं। आगे बात समझ में? जितनी मेहनत करनी है बच्चों इस टाइम पे कर लेना, आगे चीज़ें और कठिन होने वाली हैं। आगे चीज़ें दिन-ब-दिन और कठिन होती जा रही हैं। अब आप नॉट-सेट को लेके देख लो। नॉट-सेट में पहले कुछ और चीज़ें थी। नॉट-सेट ने अभी ह ये हर एग्ज़ाम में, हर नॉट-सेट के अंदर कुछ न कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज करता जा रहा है एम्स। तो आप सभी को मैं कह रहा हूँ बच्चों कि आप अगर कोई बच्चा इस दौर में नौकरी लग जाता है, इस साल अगर कोई बच्चा नौकरी लग जाता है तो बहुत अच्छी उसके लिए बात होगी। अगर कोई भी बच्चा लेट करता है तो उसके लिए थोड़ी टफ बात हो सकती है। आगे बात समझ में? तो आपको अपनी मेहनत जो है वो बरकरार रखनी है। अच्छे से अच्छा अपना जितना बेस्ट हो सकता है उतना देना है। जितने नोट्स आपके पास हैं, इधर-उधर से नोट्स लेने की कोशिश मत करना। मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी नोट्स आपके पास सफिशिएंट हैं, उन्हीं को बार-बार पढ़ो। बस उनसे जो क्वेश्चन आएँ आपसे नहीं छूटना चाहिए। आगे बात समझ में? पढ़ते रहना है लगातार। ठीक है? अगर हमारे स्कार्टन नर्सिंग के व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो, जिससे आपको उस नंबर पे उस व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा, जिसमें हम वहाँ पे हमेशा हर रोज़ 2-3 क्वेश्चंस जो हैं, वो आपको डील करवाते हैं, जो कहीं न कहीं आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं। आगे बात समझ में दिन-ब-दिन आपकी नॉलेज जो है, वो इंक्रीज़ देखने को मिलेगी आपको और काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं वहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट हैं, जिनसे आप जो है रूबरू हो सकते हो, वहाँ से आप बातचीत कर सकते हो उनसे। आगे बात समझ में? चलिए, आज हमारी क्लास जो होने वाली है आप सभी को पता है एबीजी के ऊपर होने वाली है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की हम बात करेंगे जो कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों कि हर एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स इसके पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन्स यहाँ से पूछे जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना नॉट सेट के लिए इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से 100% क्वेश्चन्स आते हैं और इतना ईज़ी वे में इस टॉपिक को हम पढ़ाएँगे। जनरली टॉपिक जो है वो टफ़ होता है लेकिन मैं इस गारंटी आपके साथ देता हूँ कि इस टॉपिक को अगर आपने मेरे से पढ़ा है, इस पूरे लेक्चर को आपने लिया है, तो आपके टिप्स पे ये टॉपिक होगा। आगे बात समझ में? तो इस टॉपिक को पूरा देखना है, ठीक है? बने रहना है मेरे साथ, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो बार-बार समझना है। आगे बात समझ में? चलिए। हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पे विश्वास करें। अगर जीवन में कोई सफलता आपको प्राप्त करनी है तो मेहनत पे विश्वास करें। किस्मत की आज़माइश तो जुए में भी होती है। किस्मत की आज़माइश तो जुए में भी होती है। जो लोग जुआ खेलते हैं वो भी सोचते हैं कि हमारी किस्मत में ये 6 आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, हम जुआ जीत जाएँगे। हमारी किस्मत में ये हो जाए तो ये काम हो जाएगा, हमारी किस्मत में ये हो जाए तो ये काम हो जाएगा। लेकिन मेहनत पे कोई विश्वास नहीं करता है। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत पे विश्वास करनी है, मेहनत पे विश्वास करना है, आपको अपनी पढ़ाई की तरफ, अपने गोल की तरफ फ़ोकस होना है। आगे बात समझ में? तो आपको हमेशा पढ़ाई करते रहना है, फल की इच्छा मत करो, किस्मत के भरोसे सारी चीज़ें मत छोड़ा करो। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। आगे बात समझ में? तो आपको लगातार मेहनत करते रहना है, किस्मत को खींच के लाएँगे हम। आगे बात समझ में? चलिए। एक सुंदर सी प्यारी सी हेडिंग डालनी है, आप सभी को रिलैक्स होके बैठ जाना है। आप सभी को रिलैक्स होके बैठ जाना है, जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है, उसको बार-बार समझना है, कमेंट करके पूछना है, कॉल करके पूछना है, लेकिन पूछना है। आगे बात समझ में? चलिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे एबीजी। देखो, सबसे पहले मैं एबीजी के बारे में कुछ आपसे चंद पॉइंट की बात करूँगा, जो कि क्वेश्चन्स बनते हैं। डिटेल में बात ज़्यादा नहीं करेंगे, हम शॉर्ट में बात करेंगे कि जहाँ-जहाँ से क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। जितने क्वेश्चन्स बनते हैं एबीजी के रिगार्डिंग मैं आपको सब बताऊँगा। देखो, एबीजी, एबीजी की फुल फॉर्म सभी को पता होगी। एबीजी की जो फुल फॉर्म होती है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होती है? बताएँगे फटाफट से कि सर आर्टेरियल ब्लड गैस, इसके अंदर हमें आर्टियल ब्लड गैस को देखा जाता है। आगे बात समझ में? एक होता है एबीजी, एक होता है बीबीजी। एक होती है सर ईबीजी और एक होती है बीबीजी। अब बीबीजी क्या होती है कि सर वीनस ब्लड गैस, वीनस
ब्लड गैस। आप सभी को इनकी फुल फॉर्म आनी चाहिए कि सर एबीजी का मतलब होता है आर्टीरियल, मतलब कि आर्टरी का ब्लड सैंपल लेना, और बीबीजी का मतलब होता है बीनस ब्लड सैंपल लेना। सपोज दैट यू आर द नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स, आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो एम्स के अंदर, किसी पेशेंट का आपको एबीजी लेना है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि उसकी जो है उसकी निडल आर्टरी को आपने प्रेफर किया, उसकी साइट कोशिश किया, आपने उसके अंदर निडल जो है इंसर्ट कर दी। अब आपको कैसा कलर का ब्लड देखने को मिलेगा अगर आप आर्टरी से सैंपल लेते हो तो, ठीक है। वो आर्टरी की जगह वेन्स में भी तो प्रिक हो सकती है, तो आपको इस चीज का आइडेंटिफिकेशन, इस चीज का डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए कि ये आर्टरी का ब्लड गैस, आर्टरी का सैंपल है, आर्टरी का ब्लड है या वेन्स का ब्लड है, ठीक है। तो आपको इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं आपको एक सिंपल भाषा बताता हूँ, सिंपल टेक्निक बताता हूँ। देखो, अगर आपका जो सैंपल है, अगर आपने आर्टरी से लिया हुआ सैंपल है तो वो कैसे कलर का देखने को मिलेगा कि सर वो ब्राइट रेड कलर का देखने को मिलेगा। कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों कि सर ब्राइट रेड कलर का होगा। अगर वो वेन से सैंपल आया है तो वो कैसा होगा कि सर डार्क रेड कलर का होगा। कैसा होगा कि सर डार्क रेड कलर का होगा। कैसा होगा? डार्क रेड कलर का होगा। आगे बात समझ में, दोनों डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो। दूसरी खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट और दूसरी खास बात, सबसे इजी, कि आप जब भी, आप सभी को ये तो पता ही होगा कि सर आर्टरी के अंदर जो है ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है और वीनस के अंदर ब्लड का प्रेशर कम होता है। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप आर्टरी के अंदर जाएगी तो वो बिना प्रेशर के, बिना खींचे हुए ही अपनी सिरिंज के अंदर आ जाएगा। और अगर जब भी आप वेन से सैंपल लेते हो तो आपको खींचना पड़ता है। खींचना पड़ता है, नहीं पड़ता है? कि सर बिल्कुल पड़ता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसा आएगा बच्चों? तो दिस ब्लड कम विद, कैसे आएगा? विद स्पीड, या फिर हम कह सकते हैं हाई प्रेशर। कॉमन सी बात है, सभी को पता होगा कि आर्टरी के अंदर जो प्रेशर होता है ब्लड का, वो ज़्यादा देखने को मिलता है, और ब्लड वीनस के अंदर जो प्रेशर होता है ब्लड का, वो कम देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि सर इसके अंदर कैसा ब्लड कैसा देखने को मिलेगा, कि सर लो प्रेशर देखने को मिलेगा, और आपको इसके अंदर खींचना पड़ेगा। इसका मतलब समझ जाना कि सर ये तो वेन्स का सैंपल हो गया। किसका सैंपल हो गया सर? जो ये वीनस सैंपल है और डार्क रेड कलर का होगा, तो दोनों आइडेंटिफिकेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए है। अगर आप बीबीजी करते हो और एवीजी के अंदर डिफरेंशिएशन, आपको वैल्यूज के अंदर क्या डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा कि सर आर्teriयल ब्लड गैस करते हो तो एग्जैक्ट वैल्यूज आपको देखने को मिलती हैं, और आप बीबीजी करते हो तो आपको एग्जैक्ट वैल्यूज या अबनॉर्मल वैल्यूज आपको देखने को मिल सकती हैं। आगे बात समझ में, इतनी सी बात समझनी है सिर्फ और सिर्फ। आगे बात समझ में, चलिए। अब एबीजी को करते क्यों हैं? एबीजी को करते क्यों हैं, आप सभी को पता है कि मेटाबॉलिक एल्किलोसिस को देखने के लिए, ठीक है। एल्किलोसिस एसिडोसिस को देखने के लिए, रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो नहीं हुआ है, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस तो नहीं हुआ है। उन सारी कंडीशंस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं कुछ एबीजी के कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ कि सर एबीजी के अंदर जो होती है, कितने एमएल की सिरिंज हमें लेनी चाहिए, कि सर 2 एमएल की सिरिंज हमें लेनी चाहिए, कि सर 2 एमएल की सिरिंज हमें लेनी है। और कितना एमएल ब्लड लेना है, कि सर 2 एमएल ब्लड रिक्वायर होता है, किसके लिए? हमारे एबीजी के लिए। क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसी सिरिंज होनी चाहिए, कि सर हेपेरिनाइज्ड, कि सर हेपेरिनाइज्ड सिरिंज होनी चाहिए, किसके लिए? हमारे एबीजी सैंपल के लिए। कितना एमएल ब्लड लेना चाहिए, कि सर 2 एमएल ब्लड चाहिए, हेपेरिनाइज्ड सिरिंज चाहिए। और हमारी जो जो ब्लड सैंपल, जो हमारी निडल होगी, वो कैसी सिरिंज जो होगी, वो 2 एमएल की होगी। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। कि सर इसके अंदर जो निडल का गेज होता है, निडल का गेज जो होता है वो कितने नंबर का होता है? इस वक्त 23 नंबर का होता है। और कैसे कलर की होती है? कि सर ब्लू कलर की होती है। आगे बात समझ में, कि अगर मैं आपसे हेपेरिनाइज सिरिंज की बात करता हूं, एक तो आती है बनी बनाई, एक तो आती है हेपेरिनाइज सिरिंज आती है बनी बनाई, 23 नंबर की होती है, ध्यान रखना 25 नहीं होती बच्चों, 23 नंबर की होती है। 23 नंबर की कैसे कलर की होती है? ब्लू कलर की होती है। यही क्वेश्चन पूछा गया है, और यही क्वेश्चन पूछा गया है। अब हमारे हॉस्पिटल्स ऐसे एडवांस नहीं है, हमारे हॉस्पिटल हम कह सकते हैं कि एडवांस नहीं है, ताकि हमें एबीजी सैंपल के लिए जो है निडल हमें मिले, सिरिंज हमें मिले। तो हम क्या करते हैं कि 2 एमएल की सिरिंज लेते हैं, उसको हेपेरिन से हम फ्लश कर लेते हैं, और उसी में सैंपल ले लेते हैं। अब हेपेरिन सिरिंज का, यहाँ पे हेपेरिन से फ्लश करने का क्या मतलब है, कि आप जब भी ब्लड लेते हो तो वो क्लॉट होने से बच जाए। समझ में आ रहा है बात? कि क्लॉट होने से बच जाए, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, हेपेरिन के अंदर फ्लश करते हैं, बस इतना सा कहानी है। चलिए और बताते हैं
कि सर इसके अंदर साइट कौन सी होती है, कि सर साइट मोस्ट कॉमन की साइट की अगर मैं आपसे बात करूं तो कौन सी साइट होती है मेरे प्यारे बच्चों, कि सर रेडियल साइट हम सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। रेडियल साइट हम सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये लिखना है। सेकंड नंबर पे आपको लिखना है कि सर फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी सबसे पहली कौन सी होती है मेरे प्यारे बच्चों। आपको अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली मोस्ट कॉमन साइट होती है रेडियल आर्टरी, और दूसरी साइट आपको लिखनी है कि सर फीमोरल आर्टरी होती है। क्या मेरी बात आपको दोनों बात समझ में आ गई। ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नंबर थर्ड अगर आपसे पूछा जाए तो सर ब्रेकियल आर्टरी भी होती है। देखो हम सैंपल जो है किसी भी आर्टरी से ले सकते हैं, समझ में आ रही है। अगर आपको एबीजी करना है, एबीजी का मतलब सिंपल सी बात यह है कि किसी भी आर्टरी से आपने सैंपल ले लिया, लेकिन मोस्ट कॉमन की बात करी जाए तो आपको मोस्ट कॉमन जो है वो क्या लिखना है मेरे प्यारे लाल लालियों, क्या लिखना है कि सर रेडियल साइड लिखनी होती है। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, तो आपको क्या लिखना है कि सर फीमोरल आर्टरी के बारे में बता देना है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है। अगर किसी भी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट है तो बता दें फटाफट से, कमेंट करके बता दें। चलिए प्यारे पे चलते हैं। हाँ, एक बात और बता देता हूँ, जब भी हम आर्टेरियल सैंपल रेडियल से लेते हैं तो हमें 45 डिग्री पे हमारा एंगल मेंटेन करना होता है। 45 डिग्री पे हमें एंगल मेंटेन करना होता है, और जब ब्रेकियल से लेते हैं तो हमें 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करना होता है। बस ये दोनों खास बातें हैं, ये दोनों बातें भी आपको याद रखनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक की कहानी जो है हमारी एवीजी के बारे में होती है। कुछ 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, और यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कितनी एमएल की सिरिंज लेते हैं कि सर 2 एमएल की लेते हैं, कैसी सिरिंज होनी चाहिए कि हेपेनाइज्ड होनी चाहिए, और कितना सैंपल लेते हैं कि सर 2 एमएल का सैंपल लेते हैं। आगे बात समझ में। और निडल कैसी नंबर की होती है कि सर 23 नंबर की होती है, ब्लू कलर की होती है। साइट मोस्ट कॉमन कौन सी होती है कि सर रेडियल साइट होती है। बस यहाँ से क्वेश्चन आगे नहीं जाता है। आगे बात समझ में। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन की और बात कर लेता हूँ कि सर इसके लिए हमें क्या करना होता है। एक एलन टेस्ट करना होता है जिसका नाम होता है कि सर मॉडिफाइड एलन टेस्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर मैं आपको एक वीडियो एक शॉर्ट बना के बताऊंगा। अभी आपको फिलहाल ये समझना है कि मॉडिफाइड जो एलन टेस्ट होता है उसके अंदर जनरली हम क्या करते हैं। मॉडिफाइड जो एलन टेस्ट होता है प्यारे बच्चों, उसके अंदर हमें करना क्या होता है कि सर इसको हम करते हैं हमारे अल्नर टू चेक द, ऐसे लिखेंगे टू चेक द अल्नर आर्टरी पोटेंसी, कि हमारी जो अल्नर आर्टरी है वो ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही। अगर सपोज दैट एक पेशेंट है आपके पास जिसकी अल्नर आर्टरी जो है वो खराब हो चुकी है, जिसकी अल्नर आर्टरी आपको कहाँ देखने को मिलती है, अपनी चिंगली की साइड देखने को मिलती है, और रेडियल आर्टरी जो आपको कहाँ देखने को मिलती है, वो आपके थंब की साइड देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ कि सर जो अल्नर आर्टरी होती है, जो अल्नर आर्टरी होती है वो अगर किसी पेशेंट की खराब हो गई है, ये तो खराब है, ठीक है। अब जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो किससे हो रहा है, हमारी रेडियल आर्टरी से हो रहा है, रिमेनिंग हेड को, कि सर बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, अगर सपोज दैट आपने क्या किया, बिना अल्नर आर्टरी को चेक किए हुए कि उसकी पोटेंसी सही है या गलत है, और आपने रेडियल आर्टरी को पंक्चर कर दिया। सपोज दैट आपने रेडियल आर्टरी को पंक्चर कर दिया, तो पंक्चर होने के बाद इसकी कोई गारंटी है कि ये रिमेनिंग हैंड को ब्लड सप्लाई करे या नहीं करे। सपोज दैट अगर किसी ने पंक्चर कर दिया और ब्लड सप्लाई रुक गई, तो अल्नर आर्टरी तो पहले से ही खराब है, और आपने ये इस आर्टरी को भी खराब कर दिया, तो रिमेनिंग हैंड को ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, और जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है वो कैसा हो जाएगा, नेक्रोज हो जाएगा। वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो टिश्यू डेड हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, अल्नर आर्टरी की पोटेंसी को चेक करते हैं। अगर हमने इसको, अगर ये आपकी आर्टरी सही है, तो आपने अगर इस आर्टरी को पंक्चर किया है, अगर ये खराब भी हो जाती है रेडियल आर्टरी, तो आपकी जो सप्लाई है वो कौन कर देगी, अल्नर आर्टरी कर देगी या नहीं कर देगी मेरे प्यारे बच्चों, कि सर बिल्कुल कर देगी। आगे बात समझ में, किसी टू चेक द अल्नर आर्टरी की पोटेंसी को चेक किया जाता है। सिंपल सी बात यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। और कब करते हैं, दिस टेस्ट डन बिफोर द एबीजी, कि सर आर्teriयल ब्लड गैस जांच करने से या आर्teriयल का हमें सैंपल लेने से हमें एक पहले करनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एलन टेस्ट कहाँ किया जाता है, तो आपको बताना है कि सर एबीजी के दौरान हम करते हैं।
आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, उस क्वेश्चन के बारे में आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे था कि आपने कोई सैंपल ले लिया, तो उस साइट को कितने देर तक प्रेस करके रखना है? और सपोज़ दैट आपने यहाँ से सैंपल निकाल लिया, अब सैंपल निकालने के बाद इसको प्रेस करके रखना पड़ता है ना, कि सर बिल्कुल रखना पड़ता है। कितने मिनट तक रखते हैं? कि सर एट लीस्ट 5 मिनट तक। क्वेश्चन आया हुआ है, सर हमारे पास तो 5 मिनट का टाइम नहीं होता है, लेकिन आपको क्या करना है, 1 से डेढ़ सेकंड तक प्रेस करके रखना है, फिर अटेंडर को या फिर पेशेंट को बोल देना है कि आप यहाँ से प्रेस करके रखो। बस इतना सा करना होता है, लेकिन आपको थ्योरेटिकल में क्या करना होता है, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको 5 मिनट ही आंसर देना होता है। आगे बात समझ में? चलिए, तो इस क्वेश्चन को लिख दीजिए। हाउ मेनी टाइम प्रेस firmly over the पंक्चर साइट। पंक्चर साइट को कितनी देर तक हमें प्रेस करके रखना है? तो आपको आंसर देना है सर 5 मिनट्स। कितना देना है? कि सर 5 मिनट्स तक आपको क्या करना है, उसको प्रेस करके रखना है। आगे बात समझ में? क्या मेरी बात समझ में आ गई बब्बर शेरों? आ गई है? चलें आगे? चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि सर एबीजी के अंदर हमें किन किन चीजों को देखना चाहिए। एबीजी के अंदर हमें किन किन चीजों को देखना चाहिए, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को कैसे देखते हैं, एसिडोसिस को कैसे देखते हैं। चलिए, बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल वैल्यूज के बारे में बताता हूँ कि नॉर्मल वैल्यूज क्या होती है। नॉर्मल वैल्यूज, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे कि सर पीएच नॉर्मल कितना होता है, कि सर यहाँ पे पीएच कितना होता है, PaCO2 कितनी होती है, PaO2 कितनी होती है, HCO3 माइनस कितना होता है। इन्हीं की आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की नॉर्मल वैल्यू आपको पता है, तो आप किसी भी तरह के आंसर को, किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप क्या कर दोगे, हल कर दोगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे करोगे। देखो, अगर हमारे ब्लड की पीएच मैं आपसे बताऊं तो 7.35 टू 7.45 होती है नहीं होती है? कि सर बिल्कुल होती है। कि सर PaCO2 का मतलब होता है पार्शियल CO2 का प्रेशर, प्रेशर ऑफ पार्शियल CO2 का प्रेशर कितना होता है? कि सर 35 से 45 mm ऑफ Hg होता है। कितना होता है? कि सर नॉर्मल माना जाता है 35 से 45 माना जाता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो कितना होता है? कि सर 80 से 100 mm ऑफ Hg माना जाता है। कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का प्रेशर होता है। आगे बात समझ में? कि सर HCO3 का कितना प्रेशर इसकी वैल्यू कितनी होती है? कि सर 22 से लेके 26 मिली इक्वलेंट पर लीटर देखने को मिलती है। कितनी मिलती है? कि सर 22 से लेके 26 मिली इक्विवेलेंट आपको देखने को मिल जाती है। ये तो हमारी होती है नॉर्मल वैल्यू। अगर किसी को नहीं आती है तो प्लीज इसको लिख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी उठ के आते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी उठ के आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको इनको भी क्या करना है, डिक्टेट करना है, लिखना है, याद करना है। आगे बात समझ में? चलिए, अब मैं आपको कुछ दो रूल्स के बारे में बताता हूँ। रूल नंबर फर्स्ट, एक तो होता है रूल नंबर फर्स्ट। अब देखें, इफ पीएच, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। इफ एंड पीएच एंड if pH and PaCO2, if pH and PaCO2 are move in same direction, अगर PaCO2 और PaCO2 और pH, ब्लड का pH और PaCO2 दोनों मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन के अंदर, तो इसका मतलब कौन सा डिसऑर्डर हुआ? कि सर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ। कौन सा हुआ मेरे प्यारे बच्चों? कि सर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ। ये बात समझ में आ गई? चलिए, रूल नंबर टू। रूल नंबर टू, इफ
pH and PaCO2. If pH and PaCO2 move in opposite direction, समझ में आ रहा है? समझ में आई कि पीएच एक तरफ भाग रहा है और PaCO2 लो हो रहा है, पीएच हाई हो रहा है, या PaCO2 क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, पीएच लो हो रहा है। किसी भी तरह की कोई कंडीशन अगर बनती है, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो उस कंडीशन को, जो उस कंडीशन का डिसऑर्डर होता है, तो क्या होता है, रेस्पिरेटरी होता है। बस आपको ये दोनों रूल समझ लेने हैं, आपके क्वेश्चन आंसर हल हो जाएंगे। आपको ये दोनों रूल समझ लेने हैं और दोनों आंसर आपके हल हो जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर पीएच और PaCO2 दोनों एक तरफ मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अगर पीएच और PaCO2 अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी। अब मैं आपको इसको सिद्ध करके बताते हैं, क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला बात, सबसे पहली एक क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर पीएच क्या है, कि सर पीएच है 7.2, कि सर HCO3 कितनी है, कि 10 है। अगर PaCO2 कितना है, कि सर 30 है। अगर O2 की बात छोड़ देते हैं, तीनों की बात करते हैं, ठीक है। O2 का इतना रोल नहीं होता है। सिंपल आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसमें बताना है कि सर कौन सा आंसर जो है वो होने वाला है। बताएंगे फटाफट से। अब क्वेश्चन आपको समझ में आना है। आपने सिर्फ ये समझा है कि सर पीएच और PaCO2 अगर एक साथ बढ़ते हैं तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। अगर पीएच अपोजिट जाता है किसके, PaCO2 के, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। आगे बात समझ में, सर पीएच कितना था नॉर्मल हमारा, कि सर नॉर्मल पीएच था हमारा 7.35 टू 45 था। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है बच्चों, कि सर यहाँ पे ये कम हो रहा है, कि सर 35 से कम हो गया, इसका मतलब ये कम हो रहा है। पी HCO3 कितना है, कि सर ये भी कम हुआ। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ पीएच और PaCO2 को देखना है। हमें सिर्फ पीएच और PaCO2 को देखना है। अब PaCO2 कितनी थी, कि सर 35 टू कितनी थी, 45 नॉर्मल थी। अब ये कम हो गई, 35 से कम हो गई, तो मतलब 30 हो गई, मतलब कि 35 से कम हो गई। तो ये दोनों डायरेक्शन में क्या जा रहे हैं, सेम जा रहे हैं। तो कौन सा डिसऑर्डर हुआ, कि सर मेटाबॉलिक हुआ। क्या हुआ, कि बच्चों मेटाबॉलिक हुआ। अब जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी पीएच कम होता है, जब भी 7.35 से कम होगा तो एसिडोसिस होगा, और जब बढ़ेगा तो क्या होगा, एल्कलोसिस होगा। होगा या नहीं होगा, कि सर क्या देखने को मिलेगा, कि सर ये तो कौन सा डिसऑर्डर हो गया, कि सर मेटाबॉलिक हो गया, और पीएच क्या जा रहा है, लोअर की साइड जा रहा है, तो इसका मतलब एसिडोसिस होगा। आया समझ में? चलिए, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, कि हमारा जो पीएच स्केल होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, किसी को नहीं पता हो तो समझ लेना ध्यान से। हमारी जो पीएच स्केल होती है वो 0 से 14 तक होती है। हमारी जो पीएच स्केल होती है वो 0 से 14 तक होती है, और ये हमारा 7 वाला पॉइंट होता है। और 7.35 से लेके और 7.45 तक न्यूट्रल, या फिर हम ब्लड का पीएच मान सकते हैं कि हमारे ब्लड का पीएच होता है। अगर ये कंडीशन इधर से इधर जाती है, ठीक है, अगर ये कंडीशन इधर से इधर मतलब कि कम देखने को मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं 7.35 तो 30 हो गया, 6 रह गया, 2 रह गया, ठीक है, 4 रह गया, 2 रह गया, 1 रह गया, जितना कम जाएगा उतना एसिडिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, कि सर एसिड होगा, एसिड हमारा बढ़ रहा है। अगर आपको इधर इधर की तरफ जाता है, 14 की तरफ जाता है, तो इसका मतलब एल्किलोसिस होगा, मतलब कि क्या बढ़ रहा है, एल्केलाइन बढ़ रहा है, एल्केलाइन बढ़ रहा है। आगे बात समझ में, तो अभी ये देखो 35 से 30 हुआ है, या 3.2 हो गया, 7.2 हो गया है, तो इसका मतलब कम जा रहा है, तो एसिडोसिस हो गया। और मैंने आपको बताया था रूल नंबर फर्स्ट के अंदर, जब भी दोनों चीजें कम होती हैं, पीएच और PaCO2, तो क्या डिसऑर्डर होता है, कि सर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। होता है नहीं होता है, देखो ध्यान से, कि सर बिल्कुल होता है। ये बात सिद्ध हो गई कि सर मेटाबॉलिक एसिडोसिस किस किस का करेक्ट हुआ है, कमेंट करके बताएंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको, बिल्कुल समझना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको, कि सर हमारा पीएच जो है वो 7.8 है, PaCO2 जो है वो 20 है, और HCO3 है वो 20 है। अब मुझे बताएंगे कौन सा डिसऑर्डर होने वाला है। देखो, कि सर पीएच जो है वो इंक्रीज हो रहा है, PaCO2 जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। PaCO2 कितनी हो गई है, डिक्रीज हो गई है। जब भी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है,
कि सर रेस्पिरेटरी कंडीशन होती है। दोनों उल्टी साइड में जा रहे हैं। पीएच जो है वो 7.45 से बढ़ गया है और पीएच जो है वो कम हो गया, हमारा पीसीओ2 है वो कम हो गया है, इसका मतलब रेस्पिरेटरी काम हो गया है। अब जब रेस्पिरेटरी हो गया है तो पीएच की तरफ जाना है। पीएच कैसा हो रहा है कि सर 4-5 मतलब कि एल्केलाइन की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। देखो, हमने 4-5 नॉर्मल माना था, पर ये तो 7.8 हो गया। इसका मतलब एल्केलाइन की तरफ जा रहा है। तो ये कैसा हो गया? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हो गया। क्या मेरे प्यारे बच्चों, आ गई बात समझ में आप सभी को? क्या मेरी बात समझ में आ गई है? कि चल बिल्कुल आ गई है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन एक और देता हूँ आप सभी को करने के लिए। आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी है कि सर पीएच कितना था कि पेशेंट का? सर 7.2 था। कि सर पीएससीओ2 कितनी है? कि सर 60 हो गई है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर एचसीओ3 कितनी थी? कि सर 30 हो गई है। अब इस क्वेश्चन का आपको बताना है कि सर अगर मैं आपसे बात करूं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कि सर पीएच जो है वो क्या हो रहा है? कि सर कम हो रहा है। पीसीओ2 जो है वो बढ़ गई है नॉर्मल से, और ये जो है ये भी बढ़ गया है। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि जब भी दोनों पीएच और पीसीओ2 को आपको देखना है, जब भी सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। तो ये कैसे डायरेक्शन में जा रहे हैं? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? कि सर बिल्कुल जा रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि सर रेस्पिरेटरी काम होने वाला है। कौन सा होने वाला है? कि सर रेस्पिरेटरी काम होने वाला है। अब रेस्पिरेटरी काम हो रहा है तो हमें पीएच की तरफ जाना है। कि सर ये तो बता दिया ये रेस्पिरेटरी होगा, लेकिन पीएच की तरफ जाना है। पीएच कहाँ जा रहा है? एसिड की तरफ होता जा रहा है, तो एसिडोसिस होगा। जिसका भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आया है, करेक्ट आंसर है। आ गई आप सभी को बात समझ में? बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको समझने के लिए कि सर एक पेशेंट का जो पीएच है वो 7.7 हो गया है। PaCO2 जो है वो 58 हो गई है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर HCO3 कितना हो गया है? 46 हो गया है। अब मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखो, पीएच जो है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है, और PaCO2 है वो भी बढ़ गई है, ठीक है, HCO3 है वो भी बढ़ गया है। अब आपको यहाँ पे सिंपल गणित लगा के क्या करना है? सिंपल गणित लगा के दोनों एक साइड क्या कर रहे हैं? दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। अब दोनों एक साथ जब बढ़ते हैं तो कौन सी कंडीशन होती है? कि सर मेटाबॉलिक होती है। रूल नंबर फर्स्ट पढ़ो। रूल नंबर फर्स्ट के अंदर मेटाबॉलिक मैंने आपको बताया था। और जब भी हमें मेटाबॉलिक का ज्ञात हो गया, हमें रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक को समझ में आ गया, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं? हमारे पीएच की तरफ देखते हैं। पीएच अगर 4.5 से ज़्यादा जाता है तो अल्कलोसिस होता है, अगर 3.5 से कम आता है तो एसिडोसिस होता है। तो यहाँ पे मेटाबॉलिक एल्केलॉसिस आपको देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? कि सर बिल्कुल मिल जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात समझ में आप सभी को? यहाँ पे यहाँ तक की क्लास में किसी को कोई डाउट है मेरे प्यारे बच्चों? अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकता है, कॉल करके पूछ सकता है। हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे सपोर्टिव नंबर्स दिए होते हैं। आपको वहाँ से कॉल करनी है, समझना है और इस क्वेश्चन को बिल्कुल हल करना है। इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को नहीं छोड़ना है। आ गई मेरी बात समझ में? अब ये तो हमारी कुछ चीज़ें होती है नॉर्मल, है ना? अब इनसे भी एक टफ चीज़ें होती है कंपनसेटरी मैकेनिज़्म की। अगर आपसे कंपनसेटरी कि हमारी जो किडनी है वो कंपनसेट कर रही है, नहीं कर रही, वो सारी चीज़ों के मामले में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल तरीका आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट तरीका बताता हूँ कि अगर क्वेश्चन कैसे आता है तो आपको कंपनसेट लिखना है, अनकंपनसेट लिखना है या पार्शियली कंपनसेट लिखना है, ठीक है? सबसे पहली बात, आपको 3 तरह की डेफिनिशंस लिखाऊँगा। सबसे पहली, कंपनसेशन। अगर हमारी बॉडी कंपनसेट कर रही है तो क्या वैल्यूज आपको देखने को मिलती हैं? इफ पीएच इज नॉर्मल, इफ अगर पीएच जो है वो नॉर्मल है, अगर पीएच क्या है बच्चों? नॉर्मल है, ठीक है, पीएच नॉर्मल है। अब पीए CO2 एंड क्या बचा? HCO3 इज नॉर्मल और अब नॉर्मल। आई बात समझ में? मैंने आपको क्या बताया? अगर आपकी पीएच जो है वो नॉर्मल होगी, अगर आपकी पीएच जो है नॉर्मल होती है,
और आपकी जो HCO3 है और HCO3 या PaCO2 जो है वो आपकी नॉर्मल या अबनॉर्मल कुछ भी हो सकती है। लेकिन आपकी पीएच अगर नॉर्मल है तो आपको क्या करना है? कंपनसेटरी मैकेनिज़्म पे जाना है। अगर आपकी पीएच नॉर्मल है, आपको सिर्फ़ एक लाइन याद रखनी है, दूसरी नहीं रखनी है। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर पीएच नॉर्मल बता रखी है तो आपको कंपनसेशन के बारे में लिखना है। आगे मेरी बात समझ में? चलिए दूसरे की बात करता हूँ। एक होता है पार्शियली कंपनसेशन कि अगर पार्शियली कंपनसेशन आपको दिखता है, आपको कब कब दिखेगा ये? कि सर पीएच या फिर हम कह सकते हैं these three values are abnormal। कैसी होंगी? तीनों के तीनों कौन-सी? कि सर HCO3 भी क्या होगा? abnormal होगा और PaCO2 भी abnormal होगा और पीएच भी। तीनों के तीनों कैसी होंगे? अब नॉर्मल कंडीशन में होंगे, मतलब नॉर्मल से उनकी वैल्यू जो है वो मैच नहीं करेगी। तो आपको समझ जाना है ये कौन-सी अवस्था है कि सर ये अवस्था जो है वो कौन-सी है कि सर पार्शियली कंपनसेटेड है। आगे बात समझ में? चलिए, नंबर तीसरी बात करता हूँ। एक होता है अनकम्पनसेटेड। अनकम्पनसेटेड के अंदर क्या होगा? पीएच इज़ अबनॉर्मल। पीएच कैसे होगी? अबनॉर्मल लिखने को मिलेगी एंड बट ऐसे लिखेंगे बट HCO3 माइनस एंड PaCO2 इज नॉर्मल और अबनॉर्मल। इनमें से इन दोनों में से समझ में आई बात? मैंने आपको बताया कि पीएच तो कैसी होगी? अबनॉर्मल होगी, ठीक है। लेकिन PaCO2 और HCO3 माइनस में से एक नॉर्मल आपको देखने को मिलती है तो आपको अनकम्पनसेटेड की तरफ जाना है। सिंपल सी भाषा है, सिंपल से वर्ड्स हैं, सिंपल सी टेक्निक है, आपको सिर्फ समझना है। देखो, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी पेशेंट के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर पीएच नॉर्मल आ गई है तो आपको आंख बंद करके कंपनसेट लिखना है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट के अगर किसी पेशेंट के तीनों वैल्यूज जो है वो अब नॉर्मल आ रही है तो आपको पार्शियली कंपनसेट लिखना है। अगर किसी पेशेंट की पीएच अब नॉर्मल है, पीएच अब नॉर्मल है तो आपका दिमाग जाएगा कि सर पार्शियली अनकंसेप्टेड, लेकिन इन दोनों में से एक क्या होगी वैल्यू? राइट होगी, करेक्ट होगी, अच्छी होगी। आगे बात समझ में? तो अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है तो आपको अनकंपनसेटेड लिखना है। मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ, देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर किसी पेशेंट का पीएच कितना है? 7.48 है, ठीक है। HCO3 माइनस का जो वैल्यू है वो कितना है? 29 है। कि सर अगर CO2 कितना है या PaCO2 कितना है? 47 है। अब मुझे इसका आंसर बताएंगे फटाफट से क्या होने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन को करने का तरीका समझो। सबसे पहले हमने जो हमारा पहले का मेथड था, जो नॉर्मल मेथड था, मैंने आपको बताया था रूल फर्स्ट और रूल सेकंड के अंदर उस कंडीशन को अपनाना है, ठीक है। उस कंडीशन को अपनाएंगे सबसे पहले कि सर पीएच जो है वो नॉर्मल नहीं है, ये बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। कि सर HCO3 है वो भी बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। कि सर PaCO2 है वो भी बढ़ी हुई देखने को मिलती है। समझ रहे हो मतलब? कि आपने क्या देखा कि सर PaCO2 और पीएच जब ये सेम डायरेक्शन में इंक्रीज होते हैं या घटते हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो उस कंडीशन को मेटाबॉलिक कहते हैं। कहते हैं, नहीं कहते हैं? कि सर बिल्कुल कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मेटाबॉलिक। और फिर मेटाबॉलिक के बाद आपको क्या देखना है? सर पीएच को देखना है। पीएच कहाँ जा रहा है? कि सर एल्केलोसिस की तरफ जा रहा है। तो मेटाबॉलिक कैसा हो गया? कि सर एल्केलोसिस हो गया। कि सर मेटाबॉलिक एल्किलोसिस हो गया, नहीं हुआ? कि सर बिल्कुल हो गया। अब हमें आना है हमारे पार्शियल कंपनसेटेड के ऊपर, कंपनसेशन के ऊपर, हमारे कंसम्पेटेड ऊपर, ठीक है। अब इसमें देखना है, मैंने आपको बताया था अगर पीएच नॉर्मल है तो कंपनसेशन की तरफ जाना है। क्या पीएच नॉर्मल है? कि सर नहीं है, ठीक है, पीएच नॉर्मल नहीं है। क्या पीएच अब नॉर्मल है? कि सर बिल्कुल है ना? तो अगर
सबसे पहली हमने क्या देखी कि सर पीएच अगर नॉर्मल होती है तो कंपनसेशन की तरफ जाना है। अगर तीनों के तीनों वैल्यूज़ क्या है, अब नॉर्मल है या बढ़ी हुई हैं या घटी हुई हैं, कैसी भी है, नॉर्मल नहीं है, ठीक है? तो उस कंडीशन के अंदर पार्शियली कंपनसेटेड की तरफ जाना है। और अनकम्पेंसेटेड होता है तो उसमें क्या होता है कि पीएच तो अब नॉर्मल होती है, लेकिन दोनों में से एक वैल्यू क्या होती है, नॉर्मल होती है। क्या आपको दोनों में से एक वैल्यू नॉर्मल देखने को मिल रही है कि सर नहीं देखने को मिल रही है, बढ़ी हुई देखने को मिल रही है? तो सिंपल सी भाषा है, सिंपल सी गणित है, आपको क्या आंसर देखने को मिलेगा कि सर पार्शियली कंपनसेटेड होगा, क्योंकि तीनों के तीनों जो वैल्यूज हैं वो बढ़ी हुई हैं। क्या हुआ? पार्शियली कंपनसेटरी मेटाबॉलिक एल्केलॉसिस। इसका आंसर ये है। किसी का आंसर अगर ये आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएँगे। अगर ये आंसर आया है तो आपको ये मानो कि आपका जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सही होने वाले हैं। आगे बात सुन में कोई किसी प्रकार की यहाँ पे गलत नहीं लगानी है, ज़्यादा मोटी बुद्धि नहीं लगानी है आप सभी को। जितना मैंने आपको बताया है उतना आपको याद करना है सिंपल भाषा के अंदर। चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूँ। देखो, अगर किसी पेशेंट की क्या है कि सर पीएचओ 3.5 है, HCO3 है वो कितनी है कि सर 20 है, कि सर CO2 कितनी है कि सर 30 है। अब मुझे इसके अंदर आंसर बताएंगे। सबसे पहला अपना नॉर्मल फार्मूला लगाना है, रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड। ठीक है, पीएच क्या है? सर पीएच जो है वो नॉर्मल है, मतलब लोअर साइड हम कह सकते हैं, लोअर साइड में है। लोअर साइड या नॉर्मल हम कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो 7.35 टू 45 होती है। मैंने आपको बताया था कि सर 7.35 टू 7.45, तो इसका मतलब लोअर साइड की तरफ ही है। आगे बात समझ में? 45 होता था मतलब इंक्रीज की तरफ है। चलिए, ये हमारी लोअर साइड की तरफ से। SCO3 क्या है कि सर ये भी लोअर है, कि सर अगर CO2 देखें तो CO2 भी क्या है, लोअर है या नहीं है कि सर बिल्कुल है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारी सेम डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन के अंदर जब भी हमारा पीएच और PCO2 जो है वो सेम डायरेक्शन के अंदर जाते हैं तो कैसा होता है, मेटाबॉलिक होता है नहीं होता है कि सर यहाँ पे हमने लिख दिया मेटाबॉलिक। ठीक है, और उसके बाद हमें पीएच देखना है, एसिड की तरफ जा रहा है, एल्कलोसिस की तरफ जा रहा है कि सर ये तो नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब लोअर साइड है तो एसिड की तरफ ही है। आगे बात समझ में? वैसे हम इसको नॉर्मल मानेंगे लेकिन इसको एसिड की तरफ मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि 3-5 है। समझ में आ रही? अगर 4-5 होता या 4-4 होता, 7.44 होता या 4-5 होता तो मतलब एल्कलोसिस की तरफ ही है, तो इसको मानेंगे एसिडोसिस। कैसा हुआ? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ। अब आपको क्या करना है, कंपनसेटरी की तरफ जाना है। कैसे जाना है मैं आपको बताता हूँ। कंपनसेशन के अंदर हमने बताया था आप सभी को कि पीएच नॉर्मल होती है, तो यहाँ पे आपको पीएच नॉर्मल देखने को मिल रही है कि सर बिल्कुल देखने को मिल रही है। अब दोनों वैल्यूज आपको देखनी ही नहीं है, चाहे सही है चाहे गलत है, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी पीएच नॉर्मल है तो आंख बंद करके आपको कंपनसेटरी मेटाबॉलिक एल्सिडोसिस आपको आंसर कर देना है, करेक्ट आंसर जाएगा आपका। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आपसे। क्वेश्चन नंबर लास्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर पीएच कितनी है, कि सर एक पेशेंट की पीएच है 7.55 पीएच है। PCO2 SCO3 कितना है, कि सर HCO3 जो है उसका वो कितना है, 25 है। ठीक है, और PaCO2 जो है वो कितनी है कि सर 30 है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट से। देखो, सिंपल फॉर्मूला लगाना है। पीएच कहाँ जा रही है कि सर बढ़ रही है, PCO2 कहाँ जा रहा है कि सर कम हो रहा है। अब जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन जाते हैं तो रेस्पिरेटरी का मामला आ गया कि सर रेस्पिरेटरी का मामला आ गया। ठीक है, अब जो HCO3 है वो तो नॉर्मल अवस्था में है, ये तो नॉर्मल है। 22 से 26 मैंने आपको बताया था नॉर्मल होता है। नॉर्मल को याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है? नॉर्मल होता है, इसका तो कोई रले देना नहीं है। जब भी ये रेस्पिरेटरी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल गई और ये कहाँ जा रहा है कि सर एल्किलोसिस की तरफ जा रहा है। पीएच कितना है कि सर 7.55 है, इसका मतलब एल्के लॉसिस की तरफ है। किसकी तरफ है कि सर एल्केलॉसिस की तरफ है। ठीक है, अब आपको देखना है कि सर ये पार्शियल है, अनकम्पनसेटेड है, कंपनसेटेड है। देखो, मैंने आपको जब तीनों वैल्यूज क्या होती हैं, अब नॉर्मल होती हैं तो कौन सी कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन होती है, पार्शियली कंपनसेटेड होती है। जब पीएच नॉर्मल होती है तो इसका मतलब कंपनसेटेड है, तो पीएच तो नॉर्मल नहीं है, तो ये भी गलत है। और यहाँ पे हमारी अगर अनकम्पनसेटेड आपको देखना है तो पीएच तो अब नॉर्मल होगी ही होगी, लेकिन एनी वन आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे,
HCO3 या तो SCO3 देखने को मिलेगा, PaCO2 देखने का मिलेगा, दोनों में से एक की आपको नॉर्मल वैल्यू देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि सर HCO3 की नॉर्मल वैल्यू देखने को मिल रही है, लेकिन जो पीएच है हमारा क्या है, अब नॉर्मल है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या आंसर जाएगा कि सर अनकंपनसेटेड जाएगा। अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, क्या किसी का करेक्ट आंसर ये है? क्या आंसर किसी का करेक्ट है? तो यहाँ तक की जो कहानी है हमारी प्यारे बच्चों, वो किसके रिगार्डिंग है? हमारे एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, एसिडोसिस के बारे में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार और देखें, ताकि आपको आपकी जो चीज़ें हैं वो एकदम क्लियर हो जाएं। आप सभी को धन्यवाद, यहाँ तक कि बने रहें आप सभी। अगर नहीं आता है समझ में फिर भी, तो मेरे से कॉल करके आप पूछ सकते हो, मैसेज करके आप पूछ सकते हो, कहीं पे भी कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। और इसी तरह पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस चीज़ का जो ज्ञान है वो मिल सके, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो बाँटने से बढ़ता है। आगे बात समझ में? और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर।